हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेल और आप देख रहे हैं एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो इस बार वीडियो हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय आय का लेखांकन, जो कि आपका चैप्टर नंबर सेकंड है इकोनॉमिक सब्जेक्ट से क्लास 12 के बच्चों के लिए। और ये आपका है पार्ट वन। इसके दो पार्ट आएंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जब आप देखोगे तो आपका पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है एक ही पार्ट में। और जो सेकंड चैप्टर है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, उसमें से आपका होगा आज ये 2.1। ये काफी बड़ा है लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो मैंने डेफिनेशन कराए थे उसमें से भी बहुत सारे जो है वो रिलेटेड आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा आय का वर्तुल्य प्रवाह एक ये, और राष्ट्रीय आय की गणना की विधि, जिसमें से आपको पता है कि आपकी जो है क्या आती है। ये वाला जो है हम नेक्स्ट पार्ट में इसका देखेंगे प्रैक्टिकल। कौन सा? ये उत्पाद विधि, आपका उत्पादन विधि आप इसे कह सकते हो, या मूल्यवर्धित विधि। एक ही होता है व्यय विधि या आय विधि, ठीक है। इन तीनों को करेंगे हम प्रैक्टिकल के रूप में करेंगे और आपको मैं करके दिखाऊंगा इसके क्वेश्चंस, वो सेकंड पार्ट में, ठीक है। अभी हम इतना ही देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने जो पहला टॉपिक है यह है समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत संकल्पनाएं। इसमें दोस्तों जब आप पढ़ोगे, आपको पता ही है हम एनसीईआरटी से कराते हैं, और जब आप देखोगे, जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एडम स्मिथ के बारे में बताया गया होगा। तो हम पहले एडम स्मिथ के बारे में ही जान लेते हैं। एडम स्मिथ का परिचय, कि एडम स्मिथ कौन थे, कहां पर पैदा हुए, ठीक है, ये सारी बातें। एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं दोस्तों। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं और इन्हें ग्लासगो विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे, ठीक है। यहां तक हो गई इनकी बात। उसके बाद क्या है दोस्तों, इन्होंने बहुत फेमस जो किताब है इन्होंने छापी। जब इन्होंने छापी तो किताब बहुत ही ज्यादा फेमस हुई, और वो कौन सी थी? वो थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउंजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। ये इनकी पुस्तक थी जो प्रकाशित होने पे बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि दोस्तों एक थे फिजियोक्रेस्ट। ये कौन थे? फिजियोक्रेस्ट जो थे दोस्तों, ये स्मिथ से पहले अर्थशास्त्र के महान विचारक थे, लेकिन फिर स्मिथ आए और फिर स्मिथ जो है इनकी जगह ले ली, ठीक है। यहां पर देखते हैं दोस्तों, जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके सामने एक टॉपिक आएगा अंतिम वस्तु का। और आपको याद होगा कि अंतिम वस्तु के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। अंतिम वस्तु देखते हैं यहां पर। अंतिम वस्तु फाइनल गुड्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, अंतिम वस्तु एक ऐसी वस्तु होती है जो उत्पादन की सीमा रेखा यानी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को पार कर चुकी है और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के इस्तेमाल के लिए तैयार है। इसका क्या मतलब हुआ समझिए। एक अंतिम वस्तु एक ऐसी वस्तु ये होती है जो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है, ठीक है। उसका एक सीमा होता है जिस सीमा से वो पार जा चुका है, ठीक है। और जो उसका एंड यूजर है, फाइनल यूजर है, वो उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं हम एक टी, चाय जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है और ग्राहक जो है उसे पीने के लिए तैयार है। उस अब जो अंतिम वस्तु होती है इसकी खूबियां क्या होती है? पहली बात तो इससे कोई और वस्तु तैयार नहीं की जाएगी, ठीक है। अब चाय बन गई तो इससे कोई और चीज जो है नहीं तैयार की जाएगी। दूसरी बात, इसका जो मूल्य है वो निर्धारित हो चुका है। ये नहीं है कि अब इसका मूल्य दोबारा से बढ़ेगा, उसमें मलाई डालेंगे तो मूल्य बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अंतिम वस्तु का जो मूल्य है वो फिक्स हो जाता है, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को पार कर चुका होता है, और जिसके पास पहुंचना होता है फाइनल यूजर उसके पास पहुंच चुका होता है या पहुंचने वाला होता है। जब आप आगे देखोगे तो आपको टॉपिक मिलेंगे उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। तो दोस्तों हमने पढ़ा था उपभोक्ता वस्तु के बारे में, तो ये उपभोग वस्तु क्या है और पूंजीगत वस्तु क्या है ये देखते हैं हम यहाँ पर। तो जब आप देखोगे तो अंतिम वस्तुओं को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। जैसे अभी हमने अंतिम वस्तु पढ़ा था, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग था वो है उपभोग वस्तुएं, और दूसरा जो वस्तु है वो है पूंजीगत वस्तुएं, ठीक है। पूंजीगत वस्तु के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं
कि उपभोग वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं दोस्तों सेम होती है। क्यों? देखिए, उपभोक्ता वस्तुओं का मतलब होता है वह वस्तु जो कौन इस्तेमाल करने वाले हैं? उपभोक्ता इस्तेमाल करने वाले। और उपभोग वस्तु का मतलब वह वस्तु जो जिसको अब उपभोग करना है, जिसको अब इस्तेमाल करना है। तो आप ये कह सकते हो, कुल मिलाकर बात ये है कि कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स दोनों सेम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें अब क्या करना है? उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में भी और पूंजीगत वस्तुओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है। यहां पर देखो, उपभोक्ता वस्तुएं दोस्तों कैसी वस्तु होती है? जो मानव की आवश्यकताओं, जो भी उस मानव की आवश्यकताएं हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। जो उसको वस्तु चाहिए वो दे दो और वो संतुष्ट हो गया, ये होता है उपभोक्ता वस्तुएं। एक और बात कि इसका जो प्रयोग है ये कोई और दूसरी वस्तु बनाने के लिए नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम यहां चलते हैं। पूंजीगत वस्तुएं, इसमें क्या होता है दोस्तों? इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है, जो इससे अलग होती है वो ये होती है कि इसका इस्तेमाल ही दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। पूंजीगत वस्तुएं यानी कि वह वस्तु जो कि पूंजी है। क्या है? पूंजी। वो एक मशीन है और उससे क्या करेंगे? हम दूसरे वस्तु का उत्पादन करेंगे। पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में कई सालों तक प्रयोग होता है, उत्पादन होता है और इसमें इसका प्रयोग जो है वो होता है। ये उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियां होती है, यानी ये उस बंदे की, जो बंदा उत्पादक कर रहा है, कुछ बना रहा है, उसकी क्या होती है? स्थिर परिसंपत्तियां। उसकी जो है परमानेंट मशीन होती है, ये उसकी संपत्ति है। ये उदाहरण के लिए प्लांट और मशीनरी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम यहां पर। और जब आप इसे पढ़ोगे तो आपके सामने आएगा दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा एनसीईआरटी की बुक में, वो आएगा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और इससे पहले एक और बात बता दूं मैं आपको, बहुत सारे बच्चे इंस्टा पे और कमेंट में ये पूछ रहे हैं कि सर हमें कौन सी बुक लेनी है। तो आप कोई सी भी राइटर की बुक ले लो, जो भी आपके टीचर सजेस्ट करते हैं, और आपको पढ़ना जो टॉपिक है वो टॉपिक चुन लो कहां से? एनसीईआरटी से। क्योंकि एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको कंफर्म ये नहीं कह सकता कि जो दूसरे राइटर की जो बुक्स होती है उसमें सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप शॉर्ट में निपटाना चाहते हो और टू द पॉइंट वही चीज पढ़ना चाहते हैं जो पेपर में आना है, तो आपको एनसीईआरटी के वाइज पढ़ना है, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और कुछ जो अदर स्टेट के बच्चे हैं जैसे बिहार, झारखंड, उनका कहना है कि सर क्या हमारे लिए भी ये वीडियो है? तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आपका टॉपिक मैच करता है। जहां तक कि हमें इंस्टा पे मैसेज आए हैं और मैंने बच्चों से पूछा है, तो वो ये बोलते हैं कि सर हमारा टॉपिक मैच कर रहा है, तो क्या हम पढ़ सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, आप जो है पढ़ सकते हो। कोई क्वेश्चन के लिए आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, कुमार सिकेन 12 आईडी है। आगे बढ़ते हैं। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का मतलब होता है क्या? वह वस्तुएं जो कई वर्षों तक हमारे साथ रहती है, जैसे कि टीवी हो गया और अपना ये हो गया, कार हो गई, या ऐसी कोई वस्तुएं जो हमेशा हमारे साथ रहती है, बहुत दिनों तक चलती है। ठीक है, जैसे टीवी, कार, वॉशिंग मशीन, ये सब हम एक बार लेते हैं तो कई वर्षों तक इस्तेमाल होता है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग कई वर्षों तक किया जाता है, बहुत सालों के बाद हम इसे चेंज करते हैं। सिंपल। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके सामने आएगा मध्यवर्ती वस्तु, और इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। मध्यवर्ती वस्तु मतलब ऐसी वस्तु जिसके मूल्य में अभी वृद्धि होगी, यानी जिसका पैसा अभी निर्धारित नहीं है, उसके पैसे बढ़ भी सकते हैं, और उस वस्तु का इस्तेमाल हम अन्य वस्तु को बनाने के लिए करेंगे। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर मिल्क का एग्जाम्पल। ठीक है, जो मिल्क है दोस्तों, इससे अगर कोई टी सेलर है जो चाय बनाता है, तो वो दूध लाएगा और उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करेगा, तो इसका इस्तेमाल जो है दूध का, वह अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए भी हो गया, और इसके जो प्राइस है उसमें भी बढ़ोतरी हो गई। मान के चलो अगर वो 20 रुपए का दूध लाया तो वो उससे 30 रुपए या 40 रुपए कमा लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है मध्यवर्ती वस्तु। यहाँ पर हम देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। मध्यवर्ती वस्तुएं इंटरमीडिएट गुड्स।
यहां पर देखिए, मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु होती है जिन्होंने क्या किया है, अभी तक उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है, फाइनल वस्तु ने कर रखा होता है। ठीक है, उसके बाद इन वस्तुओं का जो मूल्य है वो अभी फिक्स नहीं है, मूल्य चेंज हो सकता है, पैसे इसमें बढ़ घट सकते हैं। अभी इनका मूल्य बढ़ाना है, और बढ़ाना ही है क्योंकि घटना तो नहीं होता है, हमेशा बढ़ता ही है। और अंतिम प्रयोगकर्ता जो है, इसका जो एंड यूजर है, वो अभी इसको इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो अगला टॉपिक हम लाए हैं उसी के लिए। अब देखिए यहां पर क्या होता है दोस्तों, किसी के लिए अंतिम वस्तु, किसी के लिए मध्यवर्ती वस्तु होती है। ठीक है, ये क्या होता है, यहां पर देखिए, ये जो गन्ना है, ठीक है, ये गन्ना किसी के लिए मध्यवर्ती वस्तु भी होती है दोस्तों, और किसी के लिए अंतिम वस्तु भी होती है। जैसे हम बाजार से गन्ना लाए और हमने गन्ना खा लिया, तो हमारे लिए कैसी वस्तु हुई, अंतिम वस्तु, क्योंकि हमने इसे फिनिश कर दिया। लेकिन वो बंदा, वो फैक्ट्री का मालिक जो गन्ना लाकर चीनी बनाने वाला है, उसके लिए ये मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि ये इससे अब चीनी बनाएगा, अन्य वस्तु का उत्पादन भी करेगा और उसके मूल्य में बढ़ोतरी भी करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है, हमेशा याद रखना कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु कभी कभी किसी किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, यहां से आप उदाहरण इसका लिखोगे, चाय बनाने वाले के लिए दूध क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि वो उसका यूज करेगा। और एक सामान्य मनुष्य हमारी तरह, जिनको रात को एक गिलास दूध पीकर सो जाना है, वो क्या करेंगे, उनके लिए दूध अंतिम वस्तु होता है। ठीक है, तो सबके लिए यहाँ पर एंड यूजर के ऊपर डिपेंड करता है और बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर जब आप अगला टॉपिक पढ़ोगे, आगे जाओगे, तो दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पे स्टॉक और प्रवाह। इसको आपको ध्यान से देखना है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, और अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर पूरी समझने की कोशिश करिए, स्टॉक तथा प्रवाह क्या होता है। ठीक है, और एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको उससे फाइनल पता चल जाएगा, 90% आपको उस एग्जांपल से पता चल जाएगा, स्टॉक और प्रवाह। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं स्टॉक का अर्थ। और दोस्तों आपको सेम टू सेम लिखना है पेपर में, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। यहां पर देखिए, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है। कैसे, एग्जांपल, 1 जनवरी 2020 को आपके खाते में 50,000 रुपए है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2020 को आपके खाते में कितने हैं, 50,000 रुपए हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, ये आपका क्या होता है, स्टॉक का अर्थ। और आपको सेम टू सेम दोस्तों ऐसे ही लिखना है, मैं इसको और ज्यादा इजी नहीं कर पाया, आपको बिल्कुल सेम ऐसे लिखना है। जब हम यहाँ पर प्रवाह का अर्थ देखेंगे, तो प्रवाह में क्या आएगा दोस्तों, प्रवाह का मतलब होता है समय की विशिष्ट अवधि। ठीक है, उसमें मापी जाने वाली मात्रा को प्रवाह कहते हैं। जैसे एग्जांपल, शायद 200 प्रतिदिन कैंटीन में आप खर्च कर देते हो, कॉलेज की जो कैंटीन है वहां पर आप 200 रुपए खर्च करते हो। अब ये आपको थोड़ा अटपटा लगा होगा, लेकिन अब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं आपको देता हूं एग्जांपल, आपकी छत की टंकी में पानी है। ठीक है, तो छत की टंकी में पानी है, ये क्या है, ये स्टॉक है। ठीक है, ये है स्टॉक। और आपकी छत की टंकी में से पानी लीकेज हो रहा है, ये क्या है, ये है प्रवाह। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देता हूं, आपके पास क्या है, संपत्ति है। क्या है, संपत्ति। और वो संपत्ति जो है पता है कितनी है, तो वो क्या है, वो स्टॉक है। लेकिन आपकी इनकम वो स्टॉक नहीं है, क्योंकि उसका कुछ नहीं पता है, तो वो हो गया अपना प्रवाह। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा समझ में। ठीक है, आगे जब आप टॉपिक के ऊपर जाओगे और तो आपको मिलेगा सकल निवेश। सकल निवेश का मतलब दोस्तों देखिए क्या होता है, इसे समझते हैं। सकल निवेश का मतलब होता है दोस्तों, आप एक लेखा वर्ष में, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे एक लेखा वर्ष क्या होता है, तो उनको मैं यहां पर बताऊंगा। पहले यहां समझिए डेफिनेशन। एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों द्वारा, एक टाइम है एक लेखा वर्ष, और उत्पादकों द्वारा यानी जो किसी चीज का उत्पादन कर रहे, नई परिसंपत्तियां यानी वो अपने काम के लिए कोई सामान खरीद रहे, ठीक है, उस पर किया गया खर्च, और उनका कोई वर्तमान संपत्ति रखी हुई है, उसको दोबारा से स्थापन करना है, उस पर किया गया खर्च क्या होता है, सकल निवेश। ठीक है, यहां पर एक और बार दोबारा समझिए, एक निश्चित टाइम के दौरान
जो बंदा उत्पादन कर रहा है वो अपनी संपत्ति पर खर्च करेगा, तो उस वो जो खर्च करेगा, ठीक है, और वर्तमान में जो उसका कोई संपत्ति है उस पर जो खर्च करेगा, इन दोनों को सकल निवेश में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, शामिल किया जाता है। जब आप नेशनल इनकम के क्वेश्चन करोगे तो ये बातें आपको वहां पर जरूर पता होनी चाहिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज कहां पर ऐड करनी है, ठीक है, वो मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा। यहां पर अब लेखा वर्ष समझते हैं दोस्तों, यानी कि अकाउंटिंग ईयर, इसके बारे में समझे। तो भारतीय रिजर्व बैंक लेखा वर्ष, अकाउंटिंग ईयर, दो है यहां पर हमारे सामने, एक है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष और एक है देश का वित्त वर्ष, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है वो होता है 1 जुलाई से 30 जून के बीच का होता है, ये टाइम है, इतने से इतने के बीच में इन्हें मापा जाता है। और देश का जो वित्त वर्ष होता है दोस्तों वो 1 अप्रैल से 30 मार्च के बीच का होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ये टाइम है, यहां से यहां तक के बीच का जो मामला है वो मापा जाता है और उसका जो डाटा है उसको एनालिस किया जाता है, ठीक है, एनालाइज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों अब आपके सामने आ रहा है एक टॉपिक, वो क्या है, वो है आय का वर्तुल्य प्रवाह, ठीक है। ये तो मैं आपको अभी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये जो है राष्ट्रीय आय की गणना की विधि, जो कि आपकी उत्पादन विधि है, आय विधि है, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको कराया जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में। और आप जो अपने क्वेश्चन है दोस्तों वो वहां पर सेंड भी कर सकते हो मेरे इंस्टा पे, जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है कोशिश करूंगा मैं वहां से भी आपके क्वेश्चन ले लूं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, और वो क्या है, वो है यहाँ पर देखिए फर्म, ये वाला जो डायग्राम है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे पैराग्राफ में, ठीक है, इस पूरे हेडिंग में जो आप यहाँ पर देखोगे, ये फर्म, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्पादन की इकाइयों को फर्म कहते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्पादन की इकाइयों की, ठीक है। फिर परिवार क्षेत्र, और इनके बीच का देखते हैं ये क्या तालमेल जो है वो बता रखा है। यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है कि इसको हम लिखेंगे कैसे, वास्तविक प्रवाह, रियल फ्लो की तरह आप इसे लिखना। वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय है अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था जो है हमारी, यहां पर समझिए अर्थव्यवस्था, ये गोला जो है इसे मान के चलते हैं अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, और उस अलग अलग क्षेत्र में वस्तुओं का भी प्रवाह होता है और सेवाओं का भी प्रवाह होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम वास्तविक प्रवाह, यानी वो हो रहा है रियल फ्लो। यहां पर देखिए इस डायग्राम को आपको बनाना ही बनाना है अगर पेपर में पूछा जाता है तो, ठीक है। ये डायग्राम मैं आपको अभी जो है समझाता हूं। सबसे पहले देखिए यहां पर हमारे सामने है दो चीजें जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है उत्पादक क्षेत्र और एक है हमारा परिवार क्षेत्र, ठीक है। उत्पादक क्षेत्र कौन सा, जो किसी वस्तु का या सेवा का उत्पादन कर रहा है, और परिवार क्षेत्र क्या, हम लोग जो हम उनका यूज कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए जो परिवार क्षेत्र है ना दोस्तों, वह उत्पादक क्षेत्र को कोई वस्तु जो है वो दे रहा है, वो क्या वस्तु है, वो है साधन सेवा। साधन सेवा का मतलब श्रम, काम करने के लिए, भूमि यानी वहां की जमीन जहां पर वो काम करेंगे, और पूंजी यानी कि पैसे जिससे वो काम इन सब चीजों को कर सकते हैं। तो ये देता है परिवार क्षेत्र, किसको, उत्पादक क्षेत्र को। अब बदले में उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को क्या देता है, उत्पादक क्षेत्र देता है वस्तु, कोई भी वस्तु बनाकर देता है वो हमें, जिसका हम उपभोग करते हैं, और सेवाएं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये परिवार क्षेत्र को दी जाती है। आई होप आपको जो समझ में आ गया होगा, और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहां पर जो नेक्स्ट वीडियो होगी दोस्तों वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें आपको क्या बताऊंगा मैं, राष्ट्रीय आय गणना की विधि, जिसमें आपका उत्पाद मूल्यवर्धित या फिर उत्पादन विधि भी कहते हैं, ये एक इससे कराऊंगा, व्यय विधि से कराऊंगा और आय विधि से कराऊंगा, ठीक है। ये तीनों तो आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कराऊंगा 2.3, 2.4 और 2.5, ठीक है। तो ये सारा जो है आपके नेक्स्ट पार्ट के लिए है, और ज्यादा लेंथी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो भी आपकी
आपको फोकस करना है वो इस पर करना है। बाकी ये सारी चीजें तो बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो वीडियो है ये यहीं पर खत्म होती है। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, कुछ भी डाउट हो, ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों को, इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हो कुमार सिकेन 1-2। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको अब अपडेट भी देता रहूंगा कि कौन सी वीडियो कब आएगी, और कुछ स्पेशल चीजें जो है अब मैं आपको शेयर करूंगा स्पेशली आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका सभी चीजें जो है वो खत्म हो चुकी है। वीडियो आपकी पसंद आई, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप कर सकते हैं लाइक, कमेंट करके आप बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और शेयर कर सकते हो आप इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन आप प्रेस कर सकते हो, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और आपको इस वीडियो में भी क्या करना है, रिस्पॉन्स दिखाना है, क्योंकि कौन सी वीडियो, जैसे ये वीडियो जो है कितने दिनों बाद आई है और आपकी अगली वीडियो कितने दिनों बाद आएगी, वो सभी और सभी चीजें आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करती है। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो आप जरूर से कमेंट करके बताएं, और लाइक करके भी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।